प्यारे विद्यार्थी, आज हम चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। यह चैप्टर नीट की उद्देश्य से अगर हम देखें, नीट के पिछले सालों के जो पेपर आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस उनमें दिए गए हैं, उनके आधार पर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैव अणु इसका नाम है। जैव अणु नाम से ही क्लियर है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनके अंदर अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर कौन कौन से जो है पाए जाते हैं सब्सटेंस, तो उन्हें हम कहीं ना कहीं क्या बात करेंगे, वो बायोमोलिक्यूल से। प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो हम बायोमोलिक्यूल हैं क्या। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, यानी कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं जो हम लिविंग टिश्यू से, यानी कि टिश्यू मीन्स क्या होता है, ऊतक होता है। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और स्टडी यानी कि द स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, दे आर आल्सो नॉन एज मोनोमर्स। मैक्रो माने सूक्ष्म, मॉलिक्यूल माने अणु, सूक्ष्म अणु जिन जो कम से कम 1000 डाल्टन से कम जिनका जो है वेट होगा, ठीक है, इन्हें हम मोनोमर्स भी कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल नॉन एज पॉलीमर, और इनका 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है। प्राइमरी मेटाबोलाइट हैज इन identifiable function and play important role in normal physiological process। तो प्राइमरी म्यूटेबिलिटी जो हैं, आइडेंटिफिएबल फंक्शन इनके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनके होते हैं हमारी फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी मतलब बाहरी आकारिकी की स्टडी, एनाटॉमी मतलब किसी बॉडी के अंदर की स्टडी। यहाँ पे हम बात करेंगे अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है अमाइनो एसिड 20 हैं, आप गूगल पर इनकी लिस्ट चेक कर लीजिए और इनके नाम लिख कर हमें कल क्लास में दिखाइएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से अमाइनो एसिड की लिस्ट निकाल लीजिए। नाइट्रोजनस बेस हमने आपको बताए थे प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, जिसे हमने आपको बताया था। प्यूरिन में हमने आपको बताया था एजी, और पायरिमिडीन में हमने आपको बताया था चिंटू यानी कि CTU। प्रोटीन हमने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन में प्रोटीन 4 प्रकार की होगी, जो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में। और प्रोटीन कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनती है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड आपको समझना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस आता है, प्लस शुगर आता है, प्लस आपका फॉस्फेट आता है। वहीं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट अणु हट जाते हैं, तो रह जाता है क्या, नाइट्रोजनस बेस और शुगर रह जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइट pathway फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट, कैरोटिनॉइड्स, ड्रग्स, एल्कलॉइड्स, इसेंशियल ऑयल, रबर, गम, सेलुलोज, रेजिन। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, हमारे सेल्स में देखे जाते हैं, हमारी बॉडी में देखे जाते हैं। कैरोटिनॉइड्स, ड्रग्स हम लोग लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं, एल्कलॉइड्स, इसेंशियल ऑयल। अब हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी, अमाइनो एसिड क्या है। ये नाम बहुत ही अच्छा है, अमाइनो एसिड। जैसे ही प्रोटीन का नाम आता है हमें तुरंत पता चल जाता है कि अमाइनो एसिड की बात तो जरूर होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ अमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप, और बोथ these group are attached to the same carbon atom called alpha carbon, and so they are called alpha amino acid। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आप डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं कि एक कार्बन के पास अमाइन ग्रुप है, NH2 अमाइन ग्रुप है, दूसरा COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरा R यानी कि एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर पे H जुड़ा हुआ है। तो ये एक कार्बन से कहीं ना कहीं 3 फंक्शनल ग्रुप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और इसे हम अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, ऐसे 20 अमाइनो एसिड आपस में जब जुड़ेंगे तो एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका प्रोटीन का, है ना। इन ग्लाइसिन R बराबर H, इन एलिनिन R बराबर CH2, इन सेरीन R बराबर CH2OH।
तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड के नाम दिए गए हैं, जहाँ आर की जगह क्या रखा जाएगा ये बताया गया है। आपको मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो आर एक एल्किल समूह है, यहाँ पर CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, इस तरह से कार्बन की जो चेन है वो जुड़ी होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो 20 type of amino acid. Amino acid exist in deuterions form at different pH। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड बताया गया है ड्यूट्राइन। तो आपको पता है NH2 जो अमाइन ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जब चार्ज पोजीशन में होते हैं ये, तो इस पर चार्ज आ जाता है या प्लस का, है ना। तो NH2 की जगह हो जाता है NH3, है ना। तो इस तरह से देख लो, CH COOH R ये जुड़ा हुआ है। तो COO ये H जो है इधर से हट के दूसरी जगह आ गया, जहाँ NH2 था वहाँ हो गया NH3। वहीं CH2 आप जान रहे हैं, ठीक है, COO नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि H यहाँ पर पॉजिटिव ग्रुप में चला जाता है बाहर, है ना। R जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, इसे आप 2-3 बार बनाइएगा, आपको ये जो ट्राइन जो है आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो एसिड कैन बी। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है कार्बोक्सिल ग्रुप बेस्ड ऑन नंबर अमाइनो एसिड, हाँ तो बिल्कुल बात सही है। नंबर के आधार पर अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप के आधार पर इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहला है एरोमेटिक। एरोमेटिक में ट्रिप्टोफैन, फेनिल फेनिलेलिन, टायरोसिन आर एरोमेटिक, गिव स्मेल, ये स्मेल देते हैं, अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड में पोलर, एसिडिक और बेसिक। पोलर का मतलब चार्ज, आपको पता है जब आप किसी की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक पॉजिटिव बनता है दूसरा नेगेटिव बन जाता है। न्यूट्रल में आ जाएगा वेलिन, प्रोलीन, और एसिडिक में आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक में आ जाएगा आर्जिनिन, है ना। तो ये आपको तैयार करने पड़ेंगे, ये हैं पोलर। और नॉन पोलर में आ जाएगा आपका ग्लूटामाइन, टायरोसिन, सेरिन, ठीक है। तो देखो पोलर, नॉन पोलर और न्यूट्रल तीनों ही दे दिए इन्होंने। पोलर यानी कि चार्ज जिन पे रहेगा जो एसिड बेस होंगे, नॉन पोलर जिन पे चार्ज नहीं होगा, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, सेरिन पे चार्ज नहीं है, ये अमाइनो एसिड ऐसे जिन पे चार्ज नहीं है। वहीं न्यूट्रल जो है इन पे ना ही कोई चार्ज है, तो वैलिन और प्रोलिन। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, आपको पता है आपकी बॉडी में, सेल में ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कंटेन होता है। फैट ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड फैटी एसिड। जब फैट का हाइड्रोलाइसिस होगा, जब फैट टूटेगा तो फैटी एसिड में टूट जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप कंटेनिंग 1 to 19 कार्बन। तो फैटी एसिड जो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर है, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है, और यहाँ पर जो आर समूह जुड़ा हुआ है जिसमें कम से कम 1 से 19 तक कार्बन आपस में जुड़े होंगे, पूरी चेन जुड़ी होती है बॉयज। फैटी एसिड सैचुरेटेड की बात करेंगे विथ सिंगल बॉन्ड इन कार्बन। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई फैट सिंगल बॉन्डेड में होता है, ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। जैसे पाल्मिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। तो ये फैटी एसिड जो सैचुरेटेड हैं और सिंगल बॉन्ड में होंगे, अनसैचुरेटेड हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में होंगे, जिनका एग्जांपल आ जाएगा ओलेक एसिड, लिनोलेक एसिड। अब हम बात करेंगे ग्लिसरॉल क्या होता है। प्यारे विद्यार्थी, ग्लिसरॉल एक तरह से फैटी एसिड जैसा ही होता है, मतलब कि सिंपल लिपिड हम इसको बोल सकते हैं। ये सिंपल लिपिड जो होता है ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। अब ऐसा क्यों बोला गया है ट्राई हाइड्रोक्सी, आपको देखने भी पता चल रहा है यहाँ पर OH कितने हैं, 3 हैं, तो इसलिए बोला है ट्राई हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो एथ मैथ प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड हर जगह तो एन लग जाएगा, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। ग्लिसरॉल आप जानते हैं। सम लिपिड हैव फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। तो जिसमें आपको प्यारे विद्यार्थी एक पूरा का पूरा क्या दिया है, अमाइनो एसिड दिया हुआ है यहाँ पे। अमाइनो एसिड पर जुड़ने वाला फंक्शनल ग्रुप जो है पूरा देखो यहाँ पे, सम लिपिड है, फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल, CH2 का होल 14 दे रहा है, बहुत बड़ी चेन है। COH भी जुड़ा हुआ है, तो ये सारे जुड़ सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। अमाइनो एसिड में जो आर समूह था ना, जो आपको आर दिखाई दे रहा था, वहाँ पे ये सब जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कितना सुंदर डायग्राम दिया गया है। दिस कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड। तो
ट्राइग्लिसराइड में R1, R2, R3 तीनों ही फैटी एसिड है ना। अब प्यारे विद्यार्थी आप क्या देखना चाहते हैं ये बताओ। आप यही तो देखना चाहते हैं बना कैसे होगा, है ना। तो चलो समझ लेते हैं। पहला है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे R, ये CH2 है। वैसे यहाँ पे भी देखो C, जो R2 है वो डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही। तो हमने अभी बताया था ना आपको ट्राई हाइड्रोक्सी होता है, तो हाइड्रोक्सी OH से OH हटेगा तो डबल बॉन्ड O तो आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पे आप इसको अगर 2-3 बार ट्राई करोगे तो आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा, मतलब ये केमिकल फार्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एंड लिपिड मेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन न्यूरल टिश्यू। तो फॉस्फोलिपिड जिसे हम लेसिथिन कहते हैं, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एंड लिपिड मेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन न्यूरल टिश्यू। Phospholipid are compound lipid with phosphorus and phosphorylated organic compound जिसे कहते हैं लेसिथिन। Phospholipid are compound lipid with phosphorus and phosphorylated organic compound जिसे कहते हैं लेसिथिन। क्या कहते हैं? लेसिथिन कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस प्यारे विद्यार्थी पहले से ही हमने डिस्कस किया है। प्यूरिन 2 तरह का होता है, एडनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन में 3 तरह का होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल एज देयर मॉलिक्यूल वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन बट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पूल। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि लिपिड को हम किस में रखेंगे, माइक्रो में या मैक्रो में। तो आपने बताया था सर इसे माइक्रो में रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो डिस्टिलेशन है वो थोड़ा समस्या दे रहा था, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो बायो मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज 10,000 डाल्टन। तो अगर 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है देन वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जिसमें आपका आ जाएगा एसिड आ जाएगा। इनसॉल्युबल फ्रैक्शन अगर हम करते हैं तो हमें पॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, लिपिड देखने को मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए और आरएनए होते हैं। न्यूक्लियोसाइड आप जानते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जिसे एडिनोसिन या ग्वानोसिन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप जैसे कि एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, थायामाइडाइलिक एसिड। ये प्यारे विद्यार्थी सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी तो डीएनए स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए इज द राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैविंग अ मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। The two chains are antiparallel and held together by hydrogen bond, two between A and T and 3 between C and G। तो प्यारे विद्यार्थी आपको पता है, मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि यहाँ पर जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन से फ्रेंडशिप करता है ना। तो एडेनिन हमेशा थायमिन से फ्रेंडशिप करता है डबल बॉन्ड के साथ। और यहाँ पर जो साइटोसिन है वो हमेशा ग्वानिन से जो है फ्रेंडशिप करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। फ्रेंडशिप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपस में हमेशा जुड़ते हैं। अगर एक तरफ एडेनिन है तो उसके सामने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें उस जगह जुड़ेगा थायमिन, यानी कि ए हमेशा टी से जुड़ता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है। ए टी के साथ डबल बॉन्ड होते हैं, सी जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। द बैकबोन इज फॉर्म बाय सुगर फॉस्फेट शुगर चेन। द नाइट्रोजन बेस आर projected more or less perpendicular to this backbone and face inside the pitch is 34 एंगस्ट्रॉम। तो प्यारे विद्यार्थी कंप्लीट हेलिकल की अगर हम लंबाई की बात करें डीएनए की तो वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 1 की पावर 0। और इसको अगर हम देखें तो 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एच ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री the rise per base pair in 33.4 एंगस्ट्रॉम। सो 1 full turn involve 10 base pair। प्यारे विद्यार्थी अगर हम बात करें कि एक कंप्लीट हेलिकल जो राउंड अप करता है, जो घूमता है किसी एक्सिस के चारों तरफ, तो उसमें अगर डीएनए की हम पोजीशन की बात करें तो कितने नाइट्रोजन बेस उसमें जो है देखने को मिलेंगे, तो 10 नाइट्रोजन बेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स। They are polymers of amino acid linked by peptide bond. It is heteropolymer for function of protein refer। तो आप ये देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। प्रोटीन आपको दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे तो ये लीनियर सेक्वेंस होगा अमाइनो एसिड का। यहाँ पर एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड।
सेकेंडरी में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यानी कि लीनियर तो नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जॉइंट्स होंगे। तो पेरिपेटाइट चेन अंडरगो फोल्डिंग, हमने कहा था ना फोल्डिंग आ जाएगी, कॉइलिंग हो जाएगी, इज स्टेबलाइजिंग बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट हैंडेड हेलिकल आर ऑब्जर्व। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट हैंडेड हेलिकल्स, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इट्स सेल्फ लिंक हॉलो बुलिन बॉल गिव 3 डायमेंशन व्यू। तो बेटा देखो, प्राइमरी तो सिंगल लाइन में, आप एनसीईआरटी एक बार ओपन करके देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा प्राइमरी कैसे होता है, सिंगल मतलब कि होगा। सेकेंडरी थोड़ा सा उससे टिपिकल स्ट्रक्चर होगी, टर्सरी उससे भी ज़्यादा फोल्डेड टिपिकल स्ट्रक्चर होगी, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की, जिसमें मायोसिन वगैरह आता है। क्वार्टनरी में क्या आ जाएगा, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड विद देयर फोल्डिंग, बहुत सारी फोल्डिंग यहाँ देखने को मिलेंगी। कॉइलिंग बहुत ज़्यादा मतलब हमने तुम्हें बताया था ना कि प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो जब प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो क्या करेगा, फिर वो फोल्ड करेगा, घूमेगा इधर। आपने देखा था वीडियो में वो कैसे घूम रहा था, है ना। तो बस ये घुमाव के आधार पे ही हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस आधार पे कर रहे हैं, घुमाव के आधार पे कर रहे हैं, कौन कितनी जटिल स्ट्रक्चर बना रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा सबयूनिट। मोनोसेक्राइड की बात करेंगे तो मोनोसेक्राइड आर जॉइनिंग बाय ग्लाइकोसिडिक एसिड बॉन्ड, राइट एंड एज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड एज नॉन रिड्यूसिंग। तो मैक्रो मोनोसेक्राइड आप जानते हैं ना प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड जो है सिंपल शुगर होते हैं, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, आप किसी को भी रख लो। और ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। हम आपको लिंकेज कल क्लास में समझाएंगे कि 1-2 लिंकेज क्या है, 1-4 लिंकेज क्या है, यानी कि एक सिंपल शुगर दूसरे सिंपल शुगर से, सीधी सी बात है, जब जुड़ेगी तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल को हटाएगी ना, तो वहाँ पर लिंक बन जाते हैं। पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, तो पॉलीसेकेराइड जो है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे जो हैं, इन्युलिन, काइटिन, आप नाम याद कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी इनका, पॉलीसेकेराइड्स का, ठीक है। तो स्टार्च क्या करता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, है ना। सेलुलोज क्या करता है, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन क्या है, ब्रांच होमोपॉलीमर है। स्टोरेज फाउंड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल में देखने को मिलता है। इन्युलिन क्या है, पॉलीमर है फ्रक्टोज का। काइटिन क्या है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, अमाइनो शुगर है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन फॉर एक्चो स्केलेटल ऑफ आर्थ्रोपोड्स हेट्रोपॉलीमर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब कि आपको पॉलीसेकेराइड में ज़्यादा कुछ नहीं करना प्यारे विद्यार्थी, आप यहाँ पे नाम याद कर सकते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इन सब के नाम याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेटाबॉलिक पथवे की, तो एनारोबिक आप जानते हैं और कैटालॉबिक जानते हैं। एनाबॉलिक क्या होता है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर from a simpler structure with the consumption of energy protein from amino acid also known as biosynthetic pathway। यानी कि लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कोई अगर स्ट्रक्चर बन रही है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है, फॉर्म अ सिंपल स्ट्रक्चर, उससे हम अगर सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं विद द कंजप्शन ऑफ एनर्जी प्रोटीन फॉर्म अमाइनो एसिड, सीधी बात, तोड़ना, प्रोटीन अगर टूटेगी अमाइनो एसिड तो एनर्जी निकलेगी, है ना। आल्सो नॉन एज बायोसिंथेसिस पथवे, इसे हम बायोसिंथेसिस पथवे कहते हैं। लीड टू फॉर्मेशन, अगर हम कैटाबॉलिक पथवे की बात करें, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल शुगर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, एनर्जी। तो आपको पता है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलके वो सॉरी सिंपल स्ट्रक्चर मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगी ना, तो इसमें आपको एटीपी की नीड होगी, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरिंग इन लिविंग सिस्टम is ATP, adenosine triphosphate. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system। तो कोई भी ऐसा कैटलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं है हमारे लिविंग सिस्टम में। द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क विदाउट मेटाबॉलिज्म, देयर आर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर। तो पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा बॉन्ड। पहले तो ये आप तीनों के नाम याद कर लो, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तीनों नाम आप याद करो पहले तो प्यारे विद्यार्थी, मेरे सारे स्टूडेंट पहले नाम याद करेंगे, ठीक है। अब आपको पेप्टाइड बॉन्ड याद हो गया है। अब यहाँ पे देखो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिल COOH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो NH2 ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन। तो पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा, जब एक COOH ग्रुप, जो एक अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप जब दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से जुड़ जाएगा, किस ग्रुप से जुड़ जाएगा,
एंड द अमाइनो एसिड H2 ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड एलिमिनेट कर देगा किसको, वाटर को। आप देखो ना बॉयज, आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इन दोनों से एक H2O बाहर निकालना, एलिमिनेट करना, तो इसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड बाय डिहाइड्रेशन। तो बॉन्ड जो है बनेंगे दो कार्बन के बीच में, एडजेसेंट मोनोसेकेराइड। प्यारे विद्यार्थी, एडजेसेंट का मतलब यहाँ पे समझ लेना आप, कार्बन के नंबर से बात की जा रही है। किससे बात की जा रही है, कार्बन से। हमने आपको बताया था ना लिंकेज कैसे बनते हैं, 1,4, यानी पहला कार्बन चौथे से जुड़ेगा, दूसरा कार्बन दूसरे जुड़, मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात कर लेते हैं। बॉन्ड फॉर्मेड इन न्यूक्लिक एसिड वेयर इन फॉस्फेट moiety linked in 3 carbon of 1 sugar or for 1 nucleotide to the 5 carbon of the sugar of succeeding nucleoside. The bond between phosphate group and hydroxyl group of sugar. तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आप जानते हैं 3 to 5 जुड़ते हैं ये आपस में, ठीक है। इंजाइम बहुत ही अच्छा है, एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। और क्लास में आपने एक चीज़ याद की थी, शायद आपको याद होगी, कि कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड कैटलिस्ट कैन स्टॉप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो इंजाइम्स हैं ये बायो कैटलिस्ट हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को घटा सकते हैं, या फिर ये बायोकेमिकल रिएक्शन को हमेशा के लिए स्टॉप भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हम जानते हैं, राइबोजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड एंड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। तो राइबोजाइम जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें, और ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है। हैज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो इनके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। एक्टिव साइड होती है एंजाइम के पास, है ना। एंजाइम्स क्रिएविस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम को अगर आप हीट कर दोगे ना तो वो डैमेज हो जाता है, हीट नहीं करना है आपको। एंजाइम्स आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म लाइव अंडर हाई टेम्परेचर और थर्मोस्टेबल। तो हाँ, ये बात सही है कि एंजाइम को हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एंजाइम एसिलरेट द रिएक्शन में फोल्ड मैनीफोल्ड। तो एंजाइम जो है एसिलरेशन का काम भी करता है बहुत सारी रिएक्शन को। एंजाइम लवर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। और आप ये कहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। यानी कि E प्लस S दोनों पहले जुड़ जाएंगे, फिर ES जुड़कर EP बनाएंगे, और E और P अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि एंजाइम पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन रिएक्शन के बाद अपने आप को सेपरेट भी कर लेगा। देखो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, जुड़ने के बाद रिएक्शन हुई, और उसके बाद एंजाइम अपना बाहर हो गया, और जो आपका सबस्ट्रेट था उसने उसको प्रोडक्ट में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया, प्रोडक्ट में तोड़ दिया। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं भैया। टेम्परेचर कर देगा, पीएच कर देगा। भैया टेम्परेचर कैसे कर देगा, अगर आप स्लो और हायर एक्टिविटी, ऑप्टिमम टेम्परेचर। प्यारे विद्यार्थी, टेम्परेचर तो चेंज कर सकता है ना, एक्टिविटी डिक्लीन एबव द ऑप्टिमम वैल्यू। भाई टेम्परेचर बढ़ा दो ना तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो टेम्परेचर भी एंजाइम एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, पीएच भी जो है चेंज कर सकता है, ठीक है। कंसंट्रेशन की बात करें, गाढ़ापन, है ना, कंसंट्रेशन, सांद्र, सॉल्यूशन का सांद्र होना भी एंजाइम एक्टिविटी को चेंज कर सकता है। एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि एंजाइम इनहिबिटर भी होते हैं। व्हेन द वाइंडिंग ऑफ केमिकल सेट ऑफ एंजाइम्स activity, the process is called inhibition and chemical is called inhibitor। तो inhibitor माने होता है रोकना, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, इनहिबिटर माने होता है रोकना, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, एक्चुअल एज सक्सिनिक एसिड। प्यारे विद्यार्थी, होता क्या है ना, कोई एंजाइम है ना, तो उस एंजाइम की जगह दूसरा जो है सब जो दूसरे मतलब कि सब्सटेंस है वो उसको मतलब एक कंपटीशन देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल, बहुत ज़्यादा रिजेंबल होते हैं द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का बहुत ज़्यादा रिजेंबल होते हैं।
इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एंजाइम्स एक्टिविटी। अगर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन कर दोगे, बॉयज आपने देखा होगा ना कि आपका जो सेल होता है ना, सेल के चारों तरफ रिसेप्टर होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, अगर वो रिसेप्टर में ज़रा सा भी चेंज कर दोगे तो एंजाइम चिपकेगा ही नहीं। भाई आप ताला होता है ना, चाबी से खोलते हो, ताले के अंदर कुछ कमियां कर दो, जो चाबी लगाओ घूमेगा ही नहीं, या चाबी टेढ़ी कर दें तो ताले के अंदर, तो आप ताला चाबी सिद्धांत के आधार से यहाँ पे समझ सकते हो कि एंजाइम्स के अंदर भी इनहिबिशन की क्षमता होती है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात अगर हम प्यारे विद्यार्थी करेंगे तो ऑक्सीडो रेड्यूक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, दूसरा है ट्रांसफेरेज एंजाइम, तीसरा है हाइड्रोलेज एंजाइम, फोर्थ है लाइसेज एंजाइम, पांचवा है आइसोमरेज एंजाइम्स, छठवा है लाइगेज एंजाइम्स। उसके बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर की, है ना। चलो प्यारे विद्यार्थी, एंजाइम्स के नाम आप याद कर लीजिए। कोफैक्टर क्या होता है? एंजाइम बिकम कैटालाइज बिकम एक्टिव व्हेन इट बाइंड टू नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर। एंजाइम कैटालिटिकल हो जाते हैं इन बिकॉज बिकम एक्टिव, जब ये एक्टिव हो जाते हैं, व्हेन इट बाइंड टू नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, जब एंजाइम किसी नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़ता है तो उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। जो जुड़ जाता है एंजाइम से उसे क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, यानी कि अगर प्रोटीन पोर्शन एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। Prosthetic group, these group organic compound which tightly bound to the apo enzymes। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, जो मतलब एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं। हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, ठीक है। को एंजाइम की बात कर लेते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांसिएंट, यूजली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। को एंजाइम्स निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थी। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, NADP, है ना। हाँ, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट और लगा देना, ठीक है, कंटेनिंग विटामिन निएसिन, ठीक है। तो यहाँ पर कोएंजाइम आपको समझ में आ गया है। मेटल आयन की बात कर लेते हैं। मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइड एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर मेटल आयन भी बना लेता है ना। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार क्वेश्चंस देख लो, आपको कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ओके, इसके भी ले लो स्क्रीनशॉट। फिर यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।